बच्चों को ओजोन परत हम लोगों के लिए एक वरदान है। अगर ये ना होती तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाती। इस वजह से इस पर चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि आज विश्व समुदाय बहुत प्रयास कर रहा है कि ओजोन परत के क्षरण को ठीक किया जा सके। ये ओजोन परत होती क्या है, ओजोन क्या होती है, इन सब पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। और परीक्षाओं की दृष्टि से पूछा जाता है कि वियना कन्वेंशन क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, किगाली समझौता कब आया, इस पर भी हम प्रश्न देखेंगे कि क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले ओजोन के बारे में देखें तो ओजोन एक तरह की गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी है। ये धरती की सतह के निकट भी पाई जाती है ओजोन, और धरती की सतह के ऊपर समताप मंडल में भी पाई जाती है, समताप मंडल की निचली परत में। जब यह धरती की सतह के निकट पाई जाएगी तो यह एक प्रदूषण का काम करेगी, जिसे ओजोन प्रदूषण कहा जाता है। इसीलिए इस ओजोन को बैड ओजोन कहते हैं, जो धरती की सतह के निकट पाई जाएगी। और जो धरती की सतह के ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है, इसे गुड ओजोन कहते हैं, क्योंकि एक पतली चादर के रूप में ये फैली हुई है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छान करके ये धरती की सतह पर भेजती है, जिससे कि यहाँ के जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। और नहीं तो पराबैंगनी किरणें यहाँ पर कैंसरकारी प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। आज विश्व समुदाय क्यों चिंतित है? क्योंकि हमारी औद्योगिक गतिविधियों के कारण कुछ ऐसे गैस निकलती हैं जो ओजोन परत में छेद उत्पन्न कर रही हैं। हम आगे देखेंगे कि वो क्या है, कैसे हैं। अब बैड ओजोन के बारे में एक तथ्य और देखें, इनसे कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये धूल और धुएं के साथ मिल करके स्मॉग बना लेती हैं। इसी स्मॉग के साथ ओजोन भी मिल जाती है, तो ये सांस लेने की बीमारी पैदा करेगी। छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब इससे परेशान होंगे, और बहुत सारे लोगों में अस्थमा देखा जा सकता है इसकी वजह से। अब ये कैसे बनती है, इसके बारे में देखें तो हम जानते हैं कि आज गाड़ियों की संख्या सड़कों पर बढ़ती जा रही है, बिजली के संयंत्र बढ़ रहे हैं, औद्योगिक बॉयलर बढ़ रहे हैं, रिफाइनरियाँ बढ़ रही हैं, रासायनिक संयंत्र बढ़ रहे हैं। इन सब से निकले हुए धुएं में ओजोन होगी, और ये जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे, तब जा कर के ओजोन गैस का निर्माण होगा। अब धरती की सतह के ऊपर जो ओजोन परत पाई जाती है, उसमें क्षरण क्यों होता है, क्या कारण है? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में, जो एसी यूज़ होता है, जो रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है, जो स्प्रे हम यूज़ करते हैं, उन सब में ये पदार्थ रहते हैं। और ये पदार्थ मुक्त होते हैं तो वायुमंडल में, तो धरती की सतह के ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जा कर के इनमें दो तरह के तत्व पाए जाते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि ये पदार्थ कौन कौन से हैं। तो ये पदार्थ हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफार्म। इन पदार्थों को ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहा जाता है। कुछ और भी तत्व होते हैं जिसमें ब्रोमीन पाया जाता है, वो हैलोन है, मिथाइल ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्लोरोफार्म है। यानी दो तरह के तत्व हैं, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। यह जिन जिन पदार्थों में पाया जाएगा, मुक्त होकर के धरती की सतह के ऊपर समताप मंडल में ये जाएंगे, और वहाँ जा कर के O3 के साथ यानी ओजोन के साथ अभिक्रिया करेंगे और उसे नष्ट करने का काम करेंगे। तो इन पदार्थों को ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहा जाता है। आगे हम समझते हैं कि ओजोन परत के कौन कौन से क्षय के कारण हो सकते हैं। तो मनुष्य की गतिविधियां तो कारण हैं ही। हमने देखा भी रेफ्रिजरेटर में, एसी में एरोसॉल, स्प्रे एरोसॉल जो होता है, जो कुछ विलायक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये इनमें ये तत्व यूज होते हैं। लेकिन मनुष्य के द्वारा जो रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है, ये तो CFC से भी ज़्यादा जिम्मेदार है ओजोन परत के क्षय का। कुछ नाइट्रोजन के यौगिक हैं, और नाइट्रोजन औद्योगिक गतिविधियों से निकले हुए गैस है। नाइट्रोजन के यौगिक यानी इसे NOx से लिखा जाता है। इसमें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें भी ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक कारणों में कहा जाता है कि जो सौर धब्बे होते हैं, सन स्पॉट्स होते हैं, जिसमें सौर झंझा आता है, उसकी फ्लेम से बहुत सारी पराबैंगनी किरणें निकलती हुई बताई जाती हैं। उसकी वजह से
भी इसका क्षय होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी ओजोन परत का क्षय होता है, लेकिन प्राकृतिक कारण इसके क्षय के लिए ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। ज़्यादा जिम्मेदारी मनुष्य की गतिविधियां हैं। विकास का वह मॉडल है जिसमें औद्योगिक गतिविधियों को बिना सोचे समझे संचालित किया गया। अब इसके क्षय होने की प्रक्रिया क्या है? अब क्षय होने की प्रक्रिया यह है कि जो भी पदार्थ हम यूज करते हैं, जब वो पृथ्वी की सतह के ऊपर के वायुमंडल में समताप मंडल तक पहुंचते हैं तो उनसे क्लोरीन के परमाणु मुक्त होते हैं, जिनमें CFC होगी। जब वो क्लोरीन के परमाणु क्यों मुक्त होते हैं? अब जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ये क्लोरीन इससे अलग हो जाती है। क्लोरीन इससे अलग हो जाती। इस तरह से ब्रोमीन भी जिसमें होगा, और जिन पदार्थों में, वहाँ से ब्रोमीन अलग हो जाता होगा। अब यह क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करके क्लोरीन ऑक्साइड बना लेता है और ऑक्सीजन के परमाणु मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से जो O3 है वह टूट जाता है ऑक्सीजन और क्लोरीन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड में। तो अब ओजोन की परत में इस वजह से छेद दिखाई देने लगता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बार बार इस तरह से O2 के साथ एक और ऑक्सीजन मिला तो O3 बन सकता है। ओजोन परत अपने आप ठीक हो सकती है, यानी O2 के साथ एक और O मिला, एक परमाणु मिला तो ओजोन बन सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया क्लोरीन बहुत 100 वर्षों तक नष्ट नहीं होने वाली है, तो फिर से वह O3 के साथ क्रिया करके O2 और क्लोरीन मोनोऑक्साइड में उसे तोड़ देती है, तो ओजोन परत का क्षरण होता रहता है। साथ ही हम देखें कि ये तो इनसे संबंधित कुछ कन्वेंशन आयोजित किए गए विश्व के समुदाय के द्वारा। तो सबसे पहले इस पर नज़र गई 1980 के दशक में। 1981 से ही इस पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु सरकारों के बीच समझौते या वार्ता प्रारंभ हो जाती है। तो पहला एक बड़ा सम्मेलन होता है ओजोन परत के क्षरण के बचाव के लिए, वो होता है वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि हमें ऐसी रिसर्च करनी चाहिए, हमें सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण करना चाहिए कि कितना क्षरण हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैस अगर इसके लिए जिम्मेदार हैं तो इसको रोकने के उपाय बनाने चाहिए। तो इसी सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों को रोकने के लिए दबाव बनाया गया, प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब आगे के जो सम्मेलन होंगे उसमें CFC को कम करने के लिए, HCFC को कम करने के लिए या उसके विकल्प खोजने के लिए कि AC और फ्रीज में अब कौन सी गैसें भरी जाएं, उस पर प्रयास किए जाएंगे। तो अगला सम्मेलन होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। यह 1987 में ये प्रोटोकॉल हुआ और यह बहुत ही महत्वपूर्ण संधि साबित हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसने चरणबद्ध तरीके से यानी धीरे धीरे ओजोन परत के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं उन्हें धीरे धीरे कम किया जाए, इसके लिए बड़ा समझौता किया गया। इसीलिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? इसका उत्तर 1987 है। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ? तो यह प्रभावी 1989 से हुआ। वास्तव में यह एक ऐसी संधि थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने सबसे ठीक ढंग से काम किया है और ओजोन परत में बहुत तेजी से सुधार भी हुआ है। 1985 में ये जो ध्रुवों के ऊपर छिद्र की बात की जाती है, तो हमें ये समझें कि या उस छिद्र को कम करने के लिए प्रयासों की बात की जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो छिद्र इस परत में देखा गया वो ध्रुवों के ऊपर ही देखा गया, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स हैं उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें जो कौन कौन सी गैसों को रोकने की बात की गई, तो सबसे पहले तो कहा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बंद करो, हैलोन्स का उत्पादन बंद करो, क्लोरीन फ्लोरोब्रोमीन ब्रोमीन जिसमें है, और साथ ही इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार, मिथाइल ब्रोमाइड, HBFC, HCFC, इन सब को धीरे धीरे समय के अनुसार कम करने की बात की गई। जैसे 1997 में मिथाइल ब्रोमाइड पर रोक लगाने की बात की गई, 99 ब्रोमोक्लोरोमेथेन पर रोक लगाने की बात की जाती है।
इसमें से ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से तत्व हैं जो ओजोन परत के क्षरण का कारण बनते हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है, इसीलिए सबसे पहले उस पर ध्यान दिया गया। 2016 में ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता किया गया। रवांडा एक देश है, वहाँ किगाली है, किगाली शहर है। इस किगाली शहर में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलों के जो 197 पक्षकार हैं, पक्षकार का मतलब कि 197 देश इसके सदस्य हैं, इनकी 28वीं बैठक हुई। इस 28वीं बैठक में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी रोकने की बात की गई। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किगाली समझौते में किस गैस को रोकने की बात की जाती है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रोकने की बात की गई। भारत 2047 तक इसका उपयोग जो है 2025 के स्तर से 85% कम कर देगा। यानी जिन जिन उद्योगों में जिन स्थानों पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है उसे रोकने की बात की जाएगी। अब सबसे पॉजिटिव बात देखें कि अब तक जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की गई हैं उसमें ओजोन परत के क्षरण को लेकर के यह जो संधियां की गई, चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, चाहे वियना सम्मेलन हो, चाहे किगाली समझौता किया गया हो, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रही हैं और ओजोन परत में बहुत तेज़ी से सुधार भी हो रहा है। तो कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में 2030 तक और दक्षिणी गोलार्ध में 2050 तक जो ओजोन परत का जो छिद्र है वो ठीक हो जाएगा और ध्रुवीय क्षेत्र में 2060 तक ओजोन परत पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। तो इसमें से जो जो भी फैक्ट हमने इम्पॉर्टेंट बताया वो परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सब आप सब ज़रूर देख लीजिएगा। पढ़ने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू सो मच।